हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल पेज पर। फ्रेंड्स, अभी कुछ महीने पहले हर दिन हर घर आयुर्वेद एक मुहिम चलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आयुर्वेद का जो विषय है वो 1 या 2 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है। एक बहुत बृहद विषय है और हम उसे सुबह सुबह 1 घंटे में ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैं अपने इस पेज के माध्यम से आयुर्वेद के बारे में आपको अवगत कराऊंगा, उसके बारे में एजुकेट करूंगा। तो सबसे पहले जो ये पॉइंट है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्यों होना चाहिए। बेसिकली हमारा जीवन जो है उसका वास्तविक मायने हमें आयुर्वेद में ही समझ में आता है, क्योंकि आयुर्वेद जैसे नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि आयु का वेद, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आयु है क्या और आयु कितनी तरीके की बताई गई आयुर्वेद में। तो मैं बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद 4 तरीके की बताई गई हैं आयुर्वेद में कि आयु हितायु होती है, अहितायु होती है, सुखायु होती है और दुखायु होती है। अब इसमें हित और सुख और अहित और दुख में जो डिफरेंस है वो कैसे हम समझेंगे, तो उसके लिए हमें आयु को समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन है क्या। बेसिकली जीवन जो है वो एक मैं ये कह सकता हूँ वो शाश्वत है, वो हमेशा से चला आ रहा है। जैसे कि बोला भी गया है कि ये 5 भौतिक तत्वों का शरीर, जब इसमें आत्मा अधिष्ठाता होती है तब जीवन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम अगर अपने आप को कंसिडर करें तो हम हैं क्या बेसिकली, तो हम एक शरीर हैं, उसमें जब आत्मा आके अपना स्थान ग्रहण करती है तो हम एक जीव आत्मा कहलाते हैं, एक जीवित शरीर कहलाते हैं, वरना तो शरीर तो निर्जीव भी होता है। तो अगर हम कंसीडर करें तो हमारा वो जो पूरा शरीर है ये क्या है, बेसिकली अन्न है। क्योंकि जब हमारा अस्तित्व भी नहीं होता है तभी से हम अन्न के रूप में, अगर माता से हम देखें तो शोणित और पिता से शुक्र जब आपस में संयोग करता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। और जब गर्भ को शुक्र आर्तव, शुद्ध शुक्र और शुद्ध गर्भाशय और साथ में जो शुद्ध काल मिलता है तब जाके जीवन की उत्पत्ति होती है। तभी उसी शुद्ध जगह पे आके आत्मा अपना स्थान ग्रहण करती है। तो देखा जाए तो माता के गर्भ में जब तक हम रहते हैं तब तक माता जो आहार लेती है, उसका जो पाचन होती है, उससे जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं, जो धातुओं का संवर्धन होता है, उसी से ही हमारे गर्भ का भी संवर्धन होता है, हमारे अंग बनते हैं। और एक समय जब हमारा प्रसव होके जब हम इस धरा पे जन्म लेते हैं तो पहला श्वास जब लेते हैं तब जीवन पर्यंत जो हम खाते हैं तो 18-21 साल तक हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद इसी अन्न से फिर हमारा क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है क्या, अगर मैं एक छोटे से शब्द में अगर बोलूँ तो मैं एक अन्न ही हूँ, क्योंकि ये अन्न से ही मेरा जीवन पर्यंत संवर्धन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एंड देन मेंटेनेंस होता है। तो अन्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में अगर मैं बात करूँ तो उसके जो 3 पिलर्स हैं वो है आहार, विहार और औषध। अगर हम चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं, अगर उद्देश्य देखें आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार परशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की हमें रक्षा करनी है और आतुर व्यक्ति को हमें ठीक करना है। तो ये दोनों जो हमारा आहार और विहार है, अगर हम ये ठीक से रखते हैं तो हम जो पहला उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर पाते हैं। डैट मीन्स हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं कि क्या हमारा डाइट शेड्यूल होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हमें सोना है, उठना है, दैनिक कार्यकलाप जो हमारे हैं वो कैसे होने चाहिए, राइट फ्रॉम ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात्रिचर्या, रात में सोने तक का विधान बताया गया है आयुर्वेद में। तो इतना डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर मैं समझता नहीं हूँ किसी भी मेडिकल साइंसेज में है। अगर मैं सारी को भी कंक्लूड करूँ, लगभग 246 पैथियाँ हैं पूरे विश्व भर में, तो उसमें सारी पैथियों को भी कंक्लूड करता हूँ तो आयुर्वेद जितना बृहत और व्यवहारिक है उतना बृहत और व्यवहारिक कोई भी मेडिकल साइंस मुझे नहीं दिखाई देता है कि जो इतना फोकस करता है, जिसमें आधे से ज़्यादा जो वर्णित जितनी भी अध्याय हैं जो महर्षियों ने अपने लेखन की हैं उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया है कि कोई भी मनुष्य बीमार ही ना पड़े, आतुर ही ना बने।
और अगर आतुर हो जाता है तो उसके लिए औषध है। तो औषध में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, देव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वापचय। तो एक एक करके हम लोग आपको सारी चीज़ें कि आप कैसे खुद सेल्फ एसेस कर पाओ कि मेरे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अपने प्रकृति के बारे में आपको समझ में आए, अपनी विकृति के बारे में आपको समझ में आए। क्योंकि अगर शरीर की ही बात करें, आज जो हमारा वक्तव्य है वो शरीर तक ही हम रखते हैं, तो शरीर का मतलब ही है क्षीर्यते इति शरीरम, अर्थात जिसका हर पल शरण हो रहा है वो शरीर है। और शरीर बोले हम, देह बोले, काय बोले, ये सब पर्यायवाची संज्ञा दी गई हैं। इन सब में क्या है कि जो शरीर है हमारा वो बेसिकली पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ है। और पंच भौतिक तत्वों से बना है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और शरीर को जो बोला जाता है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये भी बोला गया है कि हमारे जो शरीर के दोष हैं अर्थात वात, पित्त, कफ, धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मल की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेनली हम लोग जो पकड़ते हैं विड, मतलब हमारे स्टूल को, मूत्र यानी कि हमारे यूरिन को, और श्वेत को। लेकिन कुछ और मल भी होते हैं, हर धातु का अपना एक मल है। जैसे रस की मैं बात करूं तो उसका मल जो होता है वो स्तन्य और आर्तव होता है। तो इसी तरीके से हर धातु का अपना अपना एक एक मल है। तो उसको भी हम लोग पूरा एक अच्छे से, बहुत लंबा लेक्चर ना लेते हुए, पर डे एक 10 से 15 मिनट का मैं लेक्चर लूँगा, जिससे आपको आयुर्वेद के लिए आप फैमिलियर हो पाओगे। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ दोषों तक कि दोष से कैसे प्रकृति बनती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझ में आएगा कि अगर ये वात, पित्त, कफ हमारे दोष हैं तो हर व्यक्ति कोई ना कोई एक प्रधान दोष से उसके अंदर वो दोष अधिकता होती है। जैसे अगर किसी पेशेंट को वो बोलता है हमारे पास आके कि मुझे डॉक्टर साहब मैं अगर दही खा लूँ या मट्ठा पी लूँ या फिर आइसक्रीम खा लूँ तो मेरी नाक बहने लगती है, मुझे प्रतिश्याय हो जाता है, या मुझे कास हो जाता है, खांसी हो जाती है, मुझे श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेट मीन्स ये शो करता है कि जैसे उसने कफ वर्धक आहार खाया तो वो इससे पीड़ित हो गया, कफ जनित रोग से पीड़ित हो गया। तो ये शो करता है कि ये जो बीमारी है, ये इसकी जो प्रकृति है सामने वाले पेशेंट की, वो प्रकृति कैसी है, कफज प्रकृति है। अगर कोई कहता है कि मैंने थोड़ी सी खट्टी चीज़ें खाई या फिर मैंने तली भुनी चीज़ें खा ली तो मुझे एसिडिटी होने लग गई, तो ये शो करता है कि ये पित्तज प्रकृति का हो सकता है। कोई बोले कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा मैंने ट्रैवल कर लिया तो मेरे को सब दर्द होने लगे जोड़ों में, तो डेट मीन्स वो वातज प्रकृति का है। तो या इसी तरीके से द्वंद्वज प्रकृति का भी कोई हो सकता है, यानी कि वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ प्रकृति का भी हो सकता है, या फिर कोई सन्निपातज प्रकृति का भी हो सकता है। डेट मीन्स जिसमें त्रिदोषज, जैसे हम लोग हो सकता है, त्रिदोषज प्रकृति हो सकती है, जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष उसके अंदर बढ़े हुए रहते हैं, या फिर उसकी प्रकृति ही जन्म जब उसने लिया तो इन 3 प्रकृति या फिर एक प्रकृति या द्वंद्वज प्रकृति के संग लिया। तो सबसे पहले अपने प्रकृति के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो प्रकृति के ऊपर ही रहेगा, जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे एनालिसिस करिए। ये तो एक डिजीज़ के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने कि कैसे कोई हमारे पास पेशेंट आके जब अपने सिम्टम बताता है तो हम कैसे एनालिसिस करते हैं कि ये किस प्रकृति का हो सकता है। क्योंकि देखिए प्रकृति ही विकृति होती है, क्योंकि जब आप जिस प्रकृति के बने हो वैसा आहार या विहार आप करोगे तो वो प्रकृति के जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। हर दोष का एक गुण होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो वात है, वात का जो गुण होता है वो रुक्ष गुण होता है, लघु गुण होता है, शीत गुण होता है, विशद गुण होता है। तो ये सब गुण हैं। पित्त की अगर मैं बात करूं तो उसका उष्ण गुण होता है, तीक्ष्ण गुण होता है, स्निग्ध गुण होता है। अगर हम कफ की भी बात करें तो कफ भी स्निग्ध गुण होता है, उसमें शीत गुण उसमें भी होता है, संलक्षण गुण होता है, देखो चिपचिपा टाइप का होता है। तो इस टाइप के गुण बढ़ जाते हैं अगर हम ऐसा आहार विहार करते हैं। जैसे आप देखोगे नाक जब राइनाइटिस होता है और जब वो थोड़ा थिक हो जाता है तो गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, तो उसी को देख के आप समझ सकते हो कि कफ की क्या प्रकृति हो सकती है। जब हमें पित्त, अगर हमें कभी कभी उल्टी में कहते हैं ना खट्टा खट्टा निकल गया, तो उसमें आप देखते होगे आपको पूरी जलन सी मचती है सीने में और आपको धुआं सा उठता है, तो आप समझ सकते हो। अभी अगर आप देखो कि जैसे ही ठंड होती है तो हमारे हाथ पैर
फट जाते हैं, यानी कि शीत गुण बढ़ा जिसकी वजह से उसकी रुक्षता बढ़ गई, तो ये वात के गुण हैं। तो एक एक दोष के गुण हम समझेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। प्रकृति के बारे में समझेंगे कि कैसे हमारे जो दिन के कार्यकलाप हैं, हमारी फिजिकल बॉडी को देख के, हमारे बालों को देख के, हमारे स्किन को देख के, हमारे चलने के ढंग को देख के, हमारे खाने के ढंग को देख के, हमारे बोलने के ढंग को देख के प्रकृति की एनालिसिस हो सकती है। तो हर दिन आयुर्वेद इस कैंपेन से आप सभी जोड़िए और लोगों को भी जोड़िए, ताकि इस आयुर्वेद को और बृहत और व्यवहारिक बनाया जाए, ताकि हम लोग खुद की एनालिसिस कर पाएँ कि हमें क्या परेशानी है और हम किस तरीके से घर में जो रसोई है उससे ठीक हो सकते हैं। तो ये हमारा जो कैंपेन है कायाबंधु आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी और पंचकर्मा वेलनेस सेंटर द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें मैं और मेरे जो साथी वैद्यगण हैं समय समय पर आकर के आपको एजुकेट करेंगे अबाउट आयुर्वेद, ताकि इस जो फ्रेज़ है हमारा हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसका जिससे कह सकते हैं हम इसको सेटिस्फाई कर सके इस फ्रेज़ को, वरना 1-2 महीने करने से नहीं, इसको रेगुलर करना है। और भविष्य में हमारी ये प्लानिंग है कि हम लोग लाइव में आएंगे, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग हमसे जुड़ें और लोग आयुर्वेद को अपनाएं और हमारे भारत का, हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, इसका पुनरुत्थान हो सके। थैंक यू सो मच।